गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैंपियंस कैंप। आज 70 डेज चैलेंज का पहला दिन है। आज हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। जो सोर्स है पॉलिटी के लिए वो है लक्ष्मीकांत। उसमें आज हम पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आज ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सेशन है, ये जो मेरा वीडियो है, ये पूरा जो है यूपीपीसीएस 2024 के लिए डेडिकेटेड है। तो ये जो क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा। तो पीसीएस में आपको जितने भी यहाँ पे आपको ईयर्स दिखाई दे रही है, तो आपको ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे पहला है कंपनी रूल, तो इस पर जिसकी पहला रेगुलेटिंग एक्ट, तो आपको यहाँ पे 73 को मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी ईयर्स होंगे, क्योंकि कभी कभी वो जो है डिफरेंट एक्ट्स दे देगा और फिर इनको बोलेगा कि आप इनको क्रोनोलॉजिकल वे में उसको अरेंज करो। तो आपको यहाँ पे ईयर याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईयर के बाद में कुछ इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, वैसे तो ये जो भी एक्ट हैं ये हिस्ट्री का पार्ट है, पर इसका लिंक पॉलिटी से भी है। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि उस टाइम में जो गवर्नर जनरल कौन था, या फिर क्या इसके बेसिक प्रोविज़न थे। जैसे कि इस एक्ट के अंदर पहली बार जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंसेप्ट आया, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स एक्ट का, कि इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट आया। तो ऐसे जो बहुत ही हाईलाइटेड फीचर्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी जो इसके साइड वाले जो प्रोविजंस हैं, आप उसको स्किप कर सकते हो। फिर दूसरा हमारा आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। आपको अगेन ईयर यहाँ पे याद करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। आपको इसका फीचर्स नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली या फिर ना बराबर यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अगेन आपको यहाँ पे ईयर को हाईलाइट कर लेना है। और इसका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है यहाँ पे, कि फर्स्ट टाइम जो है इस एक्ट के अंदर ब्रिटिश पोजीशंस का जो वर्ड था वो यूज किया गया था। फिर हम बढ़ते हैं चार्टर्स एक्ट के तरफ। तो यहाँ पे टोटल 4 चार्टर एक्ट हैं। आपको सारे ईयर्स पता होने चाहिए कि कौन सा चार्टर एक्ट किस ईयर में आया था। फिर जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके अंदर जो बेसिक जो इसके मेजर प्रोविजंस थे, वो पहला था कि इस एक्ट के तहत जो कंपनी की मोनोपोली थी वो एबॉलिश कर दी गई थी, एक्सेप्ट 2 थिंग्स, दैट इज ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और इंडिया के जो उस समय जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1853 आता है। इसके अंदर जो एक प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो वहाँ पे एक ओपन कंपटीशन सिस्टम का प्रोविज़न लाया गया, एक इंट्रोड्यूस किया गया। और इस एक्ट के अंदर एक और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ऐड किया गया था, वो था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो आपको देखो क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा यहाँ पे, कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस एक्ट को बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे मार्क करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो इसके फीचर्स हैं वो है, पहला कि इस एक्ट के अंदर जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, अब वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया, और जो पहले वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे जो है डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो उसको रिमूव कर दिया गया, और जो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको एबॉलिश कर दिया गया उस पोस्ट को। एक नया यहाँ पे ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर्स की काउंसिल भी बनाई गई। तो ये इसके बेसिक जो फीचर्स हैं, आपको जो इसके मेजर फीचर्स हैं वो याद रखना है। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट के अंदर दो जो मेजर चीज़ें हुई थी, पहला कि इस एक्ट के अंदर
पोर्टफोलियो सिस्टम का कंसेप्ट आया था, और दूसरा इस एक्ट के अंदर ही ऑर्डिनेंस का भी प्रोविजन पहली बार आया था। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पे सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मिंटो कौन था और मॉर्ले कौन था। और जो यहाँ पे अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे जो आने की पॉसिबिलिटी है वो है कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आप ये नाम जरूर याद रखना, और उनको जो है लॉ मेंबर बनाया गया था। इसी एक्ट के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का भी कंसेप्ट आया था, इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं वहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको जो है मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोंटेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जबकि चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। इस एक्ट के अंदर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं हम लोग डायरकी। तो क्वेश्चन सिंपली ये आ जाएगा कि जो प्रोविजन ऑफ डायरकी था वो किस एक्ट के अंदर आया था, तो आपको याद रखना है। दूसरा ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि फर्स्ट टाइम जो है बाइकैमलिज्म किस एक्ट के अंदर लाया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखना है। फिर इसमें अभी प्रोविजन पूछ सकता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को किस एक्ट के अंदर एक्सटेंड किया गया था, या फिर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट के तहत आया था। उसी से जुड़ा हुआ एक और है, क्योंकि साइमन कमीशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। तो यहाँ पे अगेन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 से 5 और 4 ऑप्शन दे देंगे और उसको बोलेंगे कि अरेंज करो। तो आपको यहाँ पे ईयर्स पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन 1927 में आया था। उससे भी जुड़ा हुआ है कम्युनल अवार्ड 1932 में, उसमें पूछ सकता है कि ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो आपको ध्यान रखना है रैमसे मैकडोनल्ड। यहाँ पे आपको जेल का नाम भी याद पूछ सकता है वो, तो आपको याद रखना है यहाँ पे यरवादा जेल पूना में। तो पूना पैट के अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें जो एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कंसेप्ट था वो किस एक्ट के अंदर आया था। नेक्स्ट तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डायरकी को कब एबॉलिश किया गया था, किस एक्ट के अंदर। इसमें जो है जैसे कि बाइकैमलिज्म सेंट्रल लेवल पे यूनियन लेवल पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, तो जो प्रोविंसेस में आया था बाइकैमलिज्म वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आया था। फिर आरबीआई किस एक्ट के अंदर आया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट था वो भी इसी एक्ट के अंदर आया था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट याद नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपको ईयर पता है। तो अभी तक जो है मैंने यहाँ पे जो मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं मैंने सारे एक्ट के बेसिक प्रोविजंस आपको बता दी हैं। साथ में आपको सारे ईयर्स यहाँ पे ध्यान से रखना है, आप एक जगह पे लिख सकते हो, उसको हाईलाइट कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ, उससे पहले जो क्वेश्चंस जहाँ से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं तो वो ये सब पोर्शन होते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट में जो मेंबर्स थे उनका पोर्टफोलियो क्या था, खासकर वो मेंबर्स जो कि मुस्लिम लीग के थे और बाद में ज्वाइन किए थे। तो 5 जो है मुस्लिम लीग के मेंबर्स जिन्होंने बाद में इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था उनके नाम है, मैंने आपको वहाँ पे एक मैंने एक्रोनिम बना दिया है जोगिला। तो उनके नाम है जोगिंदर नाथ मंडल, गजनफर अली खान, आई चंडीगढ़, लियाकत अली खान और अब्दुल रब निस्तार। तो आपको इनकी पोर्टफोलियो, इन्होंने कौन सा पोर्टफोलियो हेल्ड किया था आपको ये भी याद रखना है। साथ में आपको जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं सबका पोर्टफोलियो आपको ध्यान देना है। इंटरिम गवर्नमेंट के बाद में जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी फ्री इंडिया की, उसके भी आपको सारे मेंबर्स याद करना है और उनका क्या पोर्टफोलियो था आपको सारा यहाँ पे याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर में जो एक क्वेश्चन ये आ भी चुका है कि फर्स्ट टाइम जो है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे एम.एन. रॉय। तो आपको यहाँ पे ये मार्क कर लेना है। दूसरा यहाँ पे पूछता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, किस मंथ में, तो आपको यहाँ पे नवंबर मंथ याद रखना है।
फिर एक क्वेश्चन शायद ये भी आ चुका है पहले कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सीट्स थे। तो आपको यहाँ पे सीट, नंबर ऑफ सीट भी याद करना है, और खासकर जो दो वहाँ पे मेजर पार्टी थी जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो दोनों पार्टी ने कितनी सीट्स जीती थी, और साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लिए कितने सीट्स एलोकेट किए गए थे। तो आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप हाईलाइट कर लें, उसको बार बार आप रिवाइज करते रहें। फिर जो यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको अल्टरनेट हर दिख जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, उसके बाद कितने लोगों ने, कितने मेंबर्स ने उसको अटेंड किया था, या फिर जो है उस असेंबली का प्रेसिडेंट किसको किसको बनाया गया था। ऐसे क्वेश्चन हर बार लगभग पूछे जाते हैं। फिर अ, उस समय जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन था और प्रेसिडेंट कौन था, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया था, यहाँ पे आपको ये डेट 13 दिसंबर भी याद रखना है। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, जिसमें 5 पॉइंट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पांचों कि कॉमनवेल्थ का इंडिया ने कब इसको रेटिफाइड किया, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया, और जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे पहले प्रेसिडेंट, उनको कब इलेक्ट किया गया था। आपको यहाँ पे पांचों पॉइंट को यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट वाइज जो भी मंथ दिया यहाँ पे वो आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने सेशन हुए थे, आपको ये भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर है पूरी पॉलिटी में पीसेस के लिहाज से, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है। आपको इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल मिल जाएंगे। आपको जितनी भी मेजर कमिटीज़ हैं उनके कमिटी का चेयरमैन कौन था, आपको 8 जो मेजर कमिटी दी हुई हैं उनके मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो सब कमिटीज़ हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, या फिर माइनॉरिटीज़ सब कमिटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड, जो भी सब कमेटी है, एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड कमेटी है, तो इसके जो इसके चेयरमैन हैं आपको सारे यहाँ पे याद रखना है। माइनर कमिटीज़ में जो इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी या फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जो आपको एक बार आप रफली लीड कर लेना, उसमें से जो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसको मार्क कर लेना। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आपको जरूर याद होने चाहिए, जो 7 मेंबर्स दिया हुआ है आपको उनके नाम याद होने चाहिए। उसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है कि कौन इससे एसोसिएटेड नहीं था, तो इन्होंने जो 2 लोग रिप्लेस किया है, BL मित्तर, DP खेतान, आपको इनका भी नाम याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार एक्सपर्ट कमेटी में आप बस एक आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसमें कौन कौन था, क्योंकि वो कभी जो हमारे 8 मेजर कमेटी थे उसको कंफ्यूज करने के लिए उनके मेंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर देगा। तो कुछ मेंबर्स कॉमन भी हैं, बट आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका सिंबल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, या फिर सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था, या फिर जो है चीफ ड्राफ्टमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक जो क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदी टेक्स्ट था वो कब अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो किस अमेंडमेंट के अंदर किया गया था, और किस पार्ट में जो है जो हमारी लैंग्वेज है वो किस पार्ट के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पे अमेंडमेंट याद रखना है और साथ में पार्ट भी याद करना है। आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आर्टिकल वो इतना डीप में जाके वहाँ पे 350 के आर्टिकल्स के बाद वो पूछता नहीं है ज़्यादा। तो आपको ये यहाँ पे देखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका पहला सेशन कब हुआ था, आपको वो डेट जरूर याद होनी चाहिए, और उसका लास्ट सेशन कब हुआ था आपको वो डेट भी याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस आ चुका है और ये शायद 2 से 3 बार आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन कब हुआ था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इन सब में आपको ये मेंस के टॉपिक है, इसमें प्रीलिम्स से ऐसा कोई क्वेश्चंस बनता नहीं है।
हाँ, इस चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जितने भी पार्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए कि किस पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट मैटर है और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से कवर्ड हैं। आपको आर्टिकल्स एग्जैक्ट ना भी याद हो तो आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए, जिससे कि आप जो भी ऑप्शंस हैं उसको वहाँ पे आप एलिमिनेट कर पाओ। तो आपको सारे पार्ट्स पता होना चाहिए और उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट से यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं आपको वो भी पता होना चाहिए, जैसे कि 7th अमेंडमेंट एक्ट को किस जो पार्ट 7 था उसको किस अमेंडमेंट के एक्ट के तहत उसको डिलीट किया गया था, या फिर जो है पार्ट 4A और पार्ट 14A को किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, उसकी तरह से पार्ट 9A को किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं, चाहे वो 74 अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे 97 अमेंडमेंट एक्ट हो, तो चाहे वो मतलब ये म्यूनसिपलिटी और अपना ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी रिलेटेड यहाँ पे अमेंडमेंट है, आपको ये सब यहाँ पे ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप यहाँ पे देख लेना, बट आर्टिकल्स आपको सारे पता होने चाहिए। एटलीस्ट आपको जो है आर्टिकल 360 तक, जब इमरजेंसी तक, वहाँ तक आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। तो आर्टिकल्स का कोई यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव नहीं है, आपको आर्टिकल्स यहाँ पे याद होने ही चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स से रिलेटेड यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है शेड्यूल्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वहाँ पे जितने भी शेड्यूल हैं उनका फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट सेकंड शेड्यूल, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जैसे कि 5th और 6th शेड्यूल में यहाँ पे कौन कौन से स्टेट आते हैं 6th शेड्यूल में, आपको वो पता होना चाहिए। वो कन्फ्यूजन के लिए मेघालय की जगह पे मणिपुर दे सकता है, तो आपको चारों स्टेट के नाम है, आप वो मैंने यहाँ पे एक बना दिया एक्रोनिम मातम, आप उससे भी याद कर सकते हो, या फिर आपको जो भी सूटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। फिर 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में वो 3 से 4 लैंग्वेज दे सकता है, जिसमें से एक लैंग्वेज जो है इसमें 8 शेड्यूल का पार्ट नहीं होगा, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपको 22 लैंग्वेज की एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा लैंग्वेज 8 शेड्यूल में है। उससे फिर उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है किस लैंग्वेज को वहाँ पे ऐड किया गया था, आपको उसका भी बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि सिंधी था, वो 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको ऐड किया गया था। फिर यहाँ पे कोनकड़ी, मणिपुरी एंड नेपाली को 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। उसके बाद BDMS, आप यहाँ पे एक्रोनिम फिर से बना लेना, BDMS बोडो डोंगरी मैथिली एंड संथाली, इसको जो है 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको ऐड किया गया था। फिर 10th शेड्यूल में 10th शेड्यूल को जो आपको ये अमेंडमेंट याद रखना है कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। 11th शेड्यूल में यहाँ जो क्वेश्चन, अगर आप बेसिक वहाँ पे चैप्टर आप लास्ट टाइम नहीं पढ़ पाते हो, तो कम से कम आप इतनी जो यहाँ पे 4-5 मैंने हाईलाइट करके आपको वो जरूर देखना है। पहला कि जो भी पावर्स अथॉरिटी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, तो आर्टिकल 243G आपको ये याद रखना है। कितने मैटर्स हैं आपको वो याद रखना है, और किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये शेड्यूल आया था आपको वो याद रखना है। इसी तरह से आपको जो है 12वें शेड्यूल का भी याद करना है, आर्टिकल कितने मैटर्स थे और किस अमेंडमेंट के थ्रू ईयर के साथ आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं, हमने कहाँ से इसको बोरो किया है, आपको जितनी भी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं आपको सब याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से जो लास्ट के 2 चैप्टर्स के पहले का था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सैलेंट फीचर्स, ये जो मैंने बताया यहाँ से आपको टोटल 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको ये 2 से 2 चैप्टर्स जरूर से जरूर करना है। और मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, हम जल्दी से इसको भूल जाते हैं, बट आप लगातार बार बार देखोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा।